आज लेके आया हूँ आपके लिए पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सेट नंबर पहला, प्रैक्टिस सेट पहला है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। शिक्षा का अनौपचारिक साधन इनमें से कौन सा है? तो हमें ये बताना है कि शिक्षा का जो अनौपचारिक साधन है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मित्र, परिवार, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा परिवार। चलो दूसरा देखते हैं। परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है? तो वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने परिवार को 2 भागों में बांटा है, आवश्यक और अनावश्यक? तो वो वैज्ञानिक है हमारे मैकाइवर। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में अरस्तु द्वारा मित्रता का वर्णन नहीं है। तो अरस्तु ने इनमें से मित्रता का वर्णन नहीं किया है। तो पहला दिया गया, उपयोगिता की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। आनंद की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। अच्छी मित्रता में 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। चौथा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न दिया गया है, इनको मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत और जंतु जगत। तो हमें पता होना चाहिए मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है? जीवाणुओं का अध्ययन आता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आता है? अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। पादप जगत में पौधों का, जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से क्या आ रहा है हमारा? मोनेरा। तो ए का आएगा हमारा कौन सा? ए में आएगा दूसरा, बी में आएगा चौथा, सी में आएगा हमारा पहला और डी में आएगा हमारा तीसरा। तो ये कौन कहाँ पे दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है हमें दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। सेकंड सही हो जाएगा। चलो प्रश्न क्रमांक 5वें पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां दिया गया है, इन कथनों पर विचार करें। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो इसमें से कौन सा आएगा? दोनों ही बात सही है। तो इसमें से हमारा कौन सा? तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। इनमें से कौन तने की विशेषताओं में शामिल नहीं है? अब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें ये देखना है कि कौन जो तने की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो तने की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? तने पर पर्व संधियाँ और पर्व पाई जाती है। सही है, पाए जाते हैं। तने के अग्रभाग पर वर्धी प्रवेश होता है। तने पर कलिकाएं होती है। तना सदैव धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्तक होते हैं, नहीं होते हैं?
तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन चौथा। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। सही है, दिया था। इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में किया है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए हमारा प्रश्न 7वें का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, वे कौन से जीव हैं जो मृत पशुओं एवं जंतुओं को अपघटित करते हैं? तो मृत पशुओं और जंतुओं को कौन अपघटित करता है? तो वो अपघटक कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, कौन सा ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने, क्या करता है? चलने में भी, चढ़ने में और उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है? तो कौन कर सकता है ऐसा? कॉकरोच करता है ऐसा। कॉकरोच राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कॉकरोच। प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य को सर्वहारी कहने का सटीक कारण क्या है? वह निरामिष है, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादकों को खाता है, जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादकों को खाता है। राइट ऑप्शन तीसरा। प्रश्न क्रमांक 11वें को देखते हैं हम। भोजन पकाने अथवा बनाने की कौन सी विधि अच्छी है? तो हमें भोजन बनाने और पकाने की विधि बताना है कि इसमें से सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते रहना चाहिए। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना चाहिए। सब्जियों को काटना और फिर उन्हें चलते पानी में धोना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सब्जियों को धोना चाहिए और फिर बाद में उसको काटना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडा, सोयाबीन, मांस, दूध। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है हमारा सोयाबीन में। सोयाबीन राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13वां दिया गया है, इनमें से क्या भिंडी में पाया जाता है? तो हमें बताना है कि भिंडी में इन 4 ऑप्शन में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस या ये सभी। तो भिंडी में क्या पाया जाता है? भिंडी में ये सभी पाए जाते हैं। विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? हमारा ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा, सभी तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, इनमें से कौन सी बीमारी उपार्जित है? उपार्जित बीमारी नहीं है। क्या दिया गया है यहाँ पे? उपार्जित बीमारी नहीं है। उपार्जित बीमारी वो होती है जो किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। अब इसमें पूछा गया उपार्जित बीमारी नहीं है, तो उपार्जित बीमारी नहीं है तो वह बीमारी जो किसी ना किसी जीवाणु, विषाणु या कवक के कारण होती है, वो उपार्जित बीमारी कहलाती है। तो काली खांसी है, वो भी क्या है? उपार्जित बीमारी है। छोटी माता भी। अब जो काली खांसी है ये जीवाणु से होती है। जीवाणु का नाम है बोर्डेटेला जीवाणु, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिया। जीवाणु का नाम है
बो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिया नामक जीवाणु से होती है। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिया नामक जीवाणु से होती है क्या? काली खांसी। छोटी माता होती है विषाणु से होती है। जो विषाणु का नाम है वेरिसेला जोस्टर। कौन सा विषाणु है? विषाणु का नाम है वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु से होती है। पेचिस भी एक संक्रमण बीमारी है। पेचिस क्या है? एक संक्रमण बीमारी है। और जो हीमोफीलिया क्या है? किसी भी हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो ये उसके कारण होती है। तो उपार्जित बीमारी कौन सी नहीं है? इसमें से हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, जो कि एक कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। चलो अगले प्रश्न 15 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, संक्रामक रोगों के अंतर्गत वह बीमारी जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से हो, जो विभिन्न कारणों की सहायता से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। वह बीमारी जो वातावरण से होती है, जिस बीमारी के बाह्य कारक नहीं होते। तो इसमें से संक्रामक रोगों के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सेकंड राइट होगा। संक्रामक क्या होता है? जो विभिन्न कारकों की सहायता से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, तो वो संक्रामक रोगों के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो अधिगम की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो अधिगम निरंतर परिवर्तनशील है। अधिगम एक अनुकूल प्रक्रिया है। अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें से जो इसमें क्या पूछा गया? अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम निरंतर परिवर्तनशील है, ये विशेषता है। अधिगम एक अनुकूल प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है, तो ये भी सही है। तो ये सभी तो विशेषताएं हैं। अब तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये विशेषता नहीं है। जो तीसरा दिया गया है ये विशेषता नहीं है, तो राइट ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए जो शिक्षण उद्देश्य है, उसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यूएनओ का ज्ञान होना, पत्र मित्र बनाना, अनुबंध सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें? सांस्कृतिक जानकारी देना। चौथा प्रश्न हमारा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन से सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक ऐसा कौन सा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यावरण का संबंध होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूगोल, भौतिक विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र। तो हम अधिकतर किस में देखते हैं? भूगोल में। भूगोल में हमें पर्यावरण अधिक देखने को मिलता है, तो राइट ऑप्शन हमारा भूगोल के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो प्रजातांत्रिक आदर्शों से अवगत कराना। क्या है? प्रजातांत्रिक आदर्शों से अवगत कराना, तो ये भी पर्यावरण का उद्देश्य है।
छात्रों को शुद्ध विचार तथा चिंतन करने का प्रशिक्षण देना, ये बात भी सही है। छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा शुद्ध पेयजल और वायु की कमी, ये इसका उद्देश्य ही है पर्यावरण का। प्रश्न क्रमांक अब हम 20 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संबंधी आयामों को जानने एवं समझने हेतु अनिवार्य है? तो हमें पर्यावरण के आयामों को जानने और समझने के लिए क्या अनिवार्य होगा? पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक चेतना, पर्यावरणीय मूल्य या पड़ोसी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरणीय शिक्षा। ये जानने और समझने के लिए अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक हम 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की है? तो वो कौन सा आयोग है जिसने पर्यावरणीय शिक्षा को क्या करा है? औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की है। तो वो है हमारा कौन सा आयोग? कोठारी आयोग है वो। कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। तो यह एक परिभाषा है और ये परिभाषा कौन से वैज्ञानिक ने दी है? तो ये है हॉलैंड एवं डगलस ने दी है। दूसरा है C.C. पार्क ने, कॉट लीविन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने ये परिभाषा दी है? तो उसमें वैज्ञानिक है हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं हम। पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति किसने पहुंचाई है? तो हमारे पर्यावरण को व्यापक रूप से जो क्षति पहुंची वो किन कारणों से पहुंची है, किसने पहुंचाई है? तो बांध का निर्माण होगा तो सिंपल सी बात है कि पर्यावरण की क्षति होगी। सड़क निर्माण में भी पर्यावरण की क्षति होगी। खनन काय में भी पर्यावरण की क्षति होगी। तो इन सभी, तो क्या आ जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? क्या हो जाएगा? ये सभी। प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं है? तो इसमें से पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं है। 24वां प्रश्न है, तो क्या होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए, कौशलों का विकास होना चाहिए, मूल्यांकन भी होना चाहिए पर्यावरण शिक्षा में। लेकिन सामाजिक भावना, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 का सामाजिक भावना वाला ऑप्शन राइट हो गया। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा अब कैसी होनी चाहिए? जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें भाषा किस प्रकार की होना चाहिए? तो पहला दिया गया है, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। क्या है? दिन प्रतिदिन की भाषा से होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। इसमें ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ज्ञान के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन की होती है, अनुभव की भी होती है, अवधारणा का बनाना ये भी ज्ञान निर्माण में आवश्यक है। तो सभी, इसमें से हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी।
प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शन की होती है। ह्यूरिस्टिक विधि प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि को अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर तो ह्यूरिस्टिक विधि को बहुत उपयोगी है। ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है। ये भी दी जाती है। अगला दिया गया है, ह्यूरिस्टिक विधि पाठ्य पुस्तक को बौद्धिगम्य तथा सरल बना देती है। ये बात भी सही है। फिर गलत क्या है? तो पहला ऑप्शन है वो गलत है। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है? ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शन की होती है, तो ये बात गलत है। इसलिए ऑप्शन राइट के पहले के साथ में चला जाएगा। सॉरी, इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक हुई है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन पूछा गया है। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। इसमें सही कथन पूछा गया है। तो सही कथन क्या है? इसमें सही कथन है इसमें हमारा तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही बालकों को क्या दी जाती है? बुनियादी शिक्षा। प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि को अधिक उपयुक्त नहीं माना गया, क्योंकि माना गया है तो ये बात तो हो नहीं सकती। ह्यूरिस्टिक विधि में ये बात भी नहीं हो सकती, ये बात भी नहीं हो सकती। तो हमें क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही बालकों को क्या किया जाता है? उनको बुनियादी शिक्षा दी जाती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन तीसरा है जो राइट हो जाएगा। 28 पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में है? तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालकों को भ्रमण के द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे? तो वो वैज्ञानिक थे हमारे रूसो नामक वैज्ञानिक थे। रूसो नाम के, जो कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 28 जून 1712 में इनका जन्म हुआ था। और जो स्पेंसर है वो कहाँ के हैं? स्पेंसर जो है ये एक अंग्रेज दार्शनिक है। ये क्या है? ये है अंग्रेज दार्शनिक है। स्पेंसर अंग्रेज दार्शनिक है। अब अरस्तु को तो आपको पता ही होगा। अरस्तु क्या है? कि यूनानी दार्शनिक है। अरस्तु है वो क्या है? यूनानी दार्शनिक है। यूनानी दार्शनिक है जो क्या है? प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? प्लेटो के शिष्य थे एवं सिकंदर के गुरु थे। और क्या थे? सिकंदर के गुरु थे। चलो, तो 28 का ऑप्शन हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। रूसो ने भ्रमण के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने के पक्ष में थे। प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है? तो इसमें से कौन सी विधि है जो बच्चों को अभिप्रेरक का काम करेगी? कहानी विधि, भ्रमण विधि, एजुसेट विधि या दत्त कार्य असाइनमेंट विधि? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, दत्त कार्य विधि। प्रश्न क्रमांक 30 और लास्ट
प्रश्न है ये, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? अब स्पेस नियंत्रण कक्ष, थुम्बा, नेहरू संग्रहालय। नेहरू संग्रहालय कहाँ है? मुंबई में, ये भी सही है। विज्ञान संग्रहालय बेंगलुरु है। बिड़ला प्लेनेटोरियम ये कोलकाता में है। तो ये सभी तो मैच हो रहे हैं, इसमें से ये वाला मैच नहीं हो रहा, तो राइट ऑप्शन पहले के साथ में चला जाएगा। आज के 30 प्रश्न यहीं पे। थैंक यू। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।